सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन है? राम मोहन नायडू जी। अभी उन्होंने ही नई दिल्ली में भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ये विमान के अंदर एक बॉक्स होता है जो उड़ान के दौरान विमान के जो महत्वपूर्ण डेटा होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है, जैसे कि उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कॉकपिट में मतलब जहां पे पायलट वगैरह रहते हैं, विमान को उड़ाते हैं, उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है उसको वो रिकॉर्ड करता है। और इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। अच्छा, काम क्या होता है इसका? तो जब कोई विमान हादसा हो जाता है, विमान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बॉक्स को ढूंढते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उससे ये पता हम कर पाते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ था। मैंने कहा ये पायलटों के बीच में क्या रिकॉर्ड बातें चल रही है उसको रिकॉर्ड करता है, तो उससे हमें विमान का हादसा कैसे हुआ ये पता चल जाता है। मान लो विमान में पेट्रोल खत्म हो गया या हम भटक गए, तो पायलटों के बीच में आपस में बातचीत हो रही होगी कि अरे हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका है, अरे हम रास्ता भटक चुके हैं, अरे आगे तो तूफान है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, इंजन फेल हो गया। तो जो भी उनके बीच में बातें चल रही होगी एंड मोमेंट पे, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये अभी जो अ, हमने ब्लैक बॉक्स लैब बनाई है, इसमें क्या होगा, अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और जो भाई विमान टूटेगा तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित हो सकता है, रहे न रहे, वो भी टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसकी यहां पर इस लैब में मरम्मत की जाएगी। उस पे जो डेटा होगा वो रिकवर किया जाएगा, उसे डिकोड किया जाएगा ताकि उड़ान का डेटा हमें सुरक्षित रूप से मिल सके। यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको याद रखना है भाई ब्लैक बॉक्स लैब ये भारत में पहला है। अभी उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ये आपको याद रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जात्रा उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। अभी त्रिपुरा में ये जात्रा उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। इसमें यात्राएं निकाली जाती है और इस यात्रा में पौराणिक कथाओं के अलावा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन होता है, मतलब उन पर भी यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है। तो याद रखना है, अभी यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? त्रिपुरा में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य 259 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद में रखना कि अभी किस राज्य के सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। अच्छा, वैसे बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित अभी करंट अफेयर्स के दो प्रश्न हमने देखे थे कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि अभी 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं हमने जयंती मनाई है। तो एक तो हमने पढ़ा था कि अभी न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है, और एक हमने पढ़ा था भी उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रख दिया है। ये भी 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हमने ये लेटेस्ट बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं, और एक ये हो गया आज वाला। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर जी से बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं आपको 2 बार रिवाइज करा चुका हूं। तो आज मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल हो गई भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा, पक्षी हो गया दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, और मछली है महशीर। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 की, जो कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ, और इसको फाइनली जीत लिया जो हमारे दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन ने। वे नॉर्वे के हैं और इन्होंने हराया किसको? हिकारू नाकामुरा को हराया, जो कि अमेरिका के चेस प्लेयर हैं। यहाँ पे भारत के अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पे रहे। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो एक स्टैटिक प्रश्न तो यही आपका बन जाएगा कि ये दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? हरियाणा में है।
हरियाणा के यमुनानगर जिले में। और अभी मोदी जी गए हुए थे हरियाणा, तो वहां पर इन्होंने इसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है, जिसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट की। इससे पहले जो यहाँ पे 2 यूनिटें हैं वो 300 मेगावाट की हैं। तो ये एक थर्मल पावर प्लांट है, इसमें कोयले का उपयोग करके हम बिजली बनाते हैं, लेकिन ये एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। तो इसकी खास बात क्या होती है कि जो पारंपरिक जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, ये उनकी तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर मोदी जी ने यमुनानगर में ही एक स्थान है मुक्कर बपुर, और वहां पे उन्होंने एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट का भी आधारशिला रखा है, फाउंडेशन स्टोन। और गोवर्धन योजना के अंतर्गत इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न आपका यहां से भी तैयार हो सकता है। गोवर्धन योजना कब शुरू की थी? 2018 में। गोवर्धन की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है। अब बात यहाँ पे वैसे हरियाणा की हो रही है, तो आपको भी लेकर के चलते हैं हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री है नायब सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल हो गया ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, और स्टेट टी है पीपल। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, उसने भारत से पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनन्या पांडे, जो एक्ट्रेस है। तो फ्रांस की लग्जरी फैशन ब्रांड है ये चैनल, इसका नाम है। और उसी ने अभी भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे? अनन्या पांडे को। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है। चलो, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी करंट अफेयर्स में रहे, सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको याद होगा किसकी सिफारिश पे ये आती है? कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अनुसार 5+3+3+4 का कंसेप्ट आया, और ये रिप्लेस कर रहा है किसको? जो अभी चलता है 10+2, जो हम करते हैं ना, 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11वीं और 12वीं आ जाएगी, 11वीं में हम सब्जेक्ट ले लेंगे, ये उसको रिप्लेस करेगा। क्या मतलब हो गया 5+3+3+4 का? तो ऐसे समझो कि जो ये 4 है, इसका मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। मतलब यूं समझो कि सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन हो जाएगा वो 9वीं में ही हो जाएगा। फिर 3 का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इस 3 का मतलब हो गया तीसरी 4थी 5वीं। और इस 5वीं का मतलब हो गया शुरुआत के जो 5 वर्ष हो गए, इसमें प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा आ जाएगी। तो अभी महाराष्ट्र ने कहा कि 5वीं कक्षा तक, पहली से 5वीं कक्षा तक बच्चों को 3 भाषाएं लेनी होंगी, जिसमें एक विदेशी भाषा होगी, विदेशी में कुछ भी हो सकती है, अंग्रेजी हो जाए या कोई और कुछ भी। एक मातृभाषा होगी हमारी, या जहाँ की वो राज्य भाषा है उसे आप कह सकते हो, और एक होगी हिंदी। ये अनिवार्य है। तो अभी महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 5वीं तक अंग्रेजी, मराठी और हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। अब ये किया है महाराष्ट्र ने, तो आपको महाराष्ट्र ले चलता हूं। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न हो गया, और मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाराष्ट्र। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया? तो आंसर होगा नीमच में। तो हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस परेड को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कब? अभी 17 अप्रैल को ही। आपको याद होगा 2019 में जब मोदी जी की आपको याद होगा सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब से हमारे सभी सुरक्षा बलों के जो स्थापना दिवस होते हैं उन्हें नई दिल्ली में न आयोजित करके देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाएंगे। उससे पहले ये हमेशा दिल्ली में ही हुआ करते थे, दिल्ली में ही मनाए जाते थे। तो इस बार 2025 में सीआरपीएफ दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ? याद रखना, मध्य प्रदेश के नीमच में। सीआरपीएफ की बात कर ले तो वैसे तो स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 में, लेकिन उस समय से टाउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से जानते थे। फिर
28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। और सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप जानते हो अभी लेटेस्ट जो हमने आर्मी डे मनाया था, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है ना, तो 2025 में जो आर्मी डे मनाया था वो कहाँ पे मनाया था? पुणे में। और पिछले साल अगर जाएं आप तो आप देखेंगे जो अभी 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था वो पूरी उड़ीसा में। और उससे पहले 2024 में ही जो एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, पढ़े थे हम लोगों ने, सब नई दिल्ली के बाहर ही आयोजित हुए, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, या आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 85.4 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है। कहाँ के? त्रिपुरा। और त्रिपुरा आज ही की वीडियो में, आज ही की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्टैटिक देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक तो याद रखना अभी सदस्य देश कितने हो चुके हैं? 69 नंबर का बना था इजराइल। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, और हेड है ये भी नए बन गए, कौन? मसातो कांडा इनका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को ऐड किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स जिसे आप जानते हो अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसे देने वाली संस्था है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि अमेरिका की है। और ये आप कह सकते हो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी हेड कौन है? जेनेट यंग है। कुछ समय पहले ही नई बनी थी। और अभी यहाँ पे घोषणा हुई कि 2028 से हम एक नई कैटेगरी इसमें ऐड करेंगे, वो होगी स्टंट डिजाइन कैटेगरी। अच्छा, अभी क्यों नहीं कर रहे? 2028 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2028 में ये ऑस्कर का 100वां संस्करण होगा, इसीलिए तब से करेंगे। आपको पता है 2025 में ये इसका कौन सा संस्करण हुआ था ऑस्कर का? 97 नंबर का एडिशन हुआ था। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? अरविंद श्रीवास्तव को। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? उपर्युक्त दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नाम की बुक को किसने लिखा? एएस दुलत ने। और एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? 17वां। और अभी संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? लखनऊ में। छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? हिमांशु ने। और आखिरी प्रश्न था, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 को किसने जीता? सौरव कोठारी ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कागयेद नृत्य महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।